Hi everyone, I am Jyotsna, currently a second year nursing student at AIMS Rishikesh. I gave my AIMS exam in 2024 and secured All India rank 521 in just 1 month of preparation. In this video, we're going to talk about the biology subject, कि how to score bio के अंदर, like so that आपके जो बाकी subjects कमज़ोर है उसे bio compensate कर पाए. टू बी ऑनेस्ट आई ऑलवेज कंसीडर बायो एज अ रैंक बूस्टर सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो. अब मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो, लाइक व्हाट इज द थिंग विच लीड्स टू मैक्सिमम स्कोर इन बायोलॉजी. तो सबसे पहली चीज़ है डायरेक्ट कंसेप्ट. देखो, बायो इज वेरी इजी बिकॉज इसके अंदर डायरेक्ट कंसेप्ट लगता है. तुम्हें डायरेक्ट कंसेप्ट्स है, डायरेक्ट फैक्ट्स है, वो जो चीज़ बुक में लिखी है वही चीज़ पेपर में भी पूछी जाएगी और वही सही आंसर होगा. सेकेंड चीज़, इट इज़ कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड. एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी है वही एग्जाम में आने वाली है. इट्स नॉट लाइक कि कुछ नया घुमा के क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. एनसीईआरटी के अंदर जो लाइन लिखी है वो एग्जैक्ट तुम्हारे पेपर में भी मिलेगी. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज कि बायो के पेपर रिपीट होते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं फ्रॉम द पीवाईक्यूज. सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने पीवाईक्यूज किए हैं लास्ट 13 ईयर्स के, तो तुम्हें मालूम रहेगा कि किस तरीके का लेवल ऑफ पेपर है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे जो एम्स है वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें आने चाहिए. सेकंड चीज़ है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस है. एंड थर्ड इज़ कि हम पीवाईक्यूज के थ्रू अपनी नॉलेज एनालाइज कर सकते हैं. लाइक अब लास्ट मोमेंट पे तुम्हारे पास 1 महीना अप्रॉक्स कुछ बचा है. अब अगर तुम एक कोई भी पास्ट ईयर का पेपर उठा करके बैठते हो, उसे ट्राई करते हो, उसमें जो भी स्कोर आता है, तो इस चीज़ से तुम तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी प्रिपरेशन को एनालाइज कर रहे हो कि अच्छा, अगर इसी प्रिपरेशन के साथ मैं लास्ट ईयर के पेपर में बैठी होती तो मेरे इतने मार्क्स आ रहे होते और अब मुझे इतने मार्क्स से और ऊपर जाना है, तो उसके लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा. ठीक है, सो इस वजह से पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पेपर का लेवल पता चलता है एंड आपको अपनी नॉलेज, अब तक की जो प्रिपरेशन है उसका भी लेवल पता चलता है. ठीक है, अब लास्ट 40 डेज अप्रॉक्स जो बचे उसके अंदर बायो की स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके से बायो को अपलिफ्ट करना है, बायो के मार्क्स को मुझे कैसे बढ़ाना है, सो दैट अगर किसी और सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ तो वहाँ के मार्क्स मैं इधर कंपनसेट कर लूँ. सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट पे हाई वेटेज चैप्टर्स जो है, यानी कि ऐसे चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चन आना ही है, उन्हें बिल्कुल स्किप मत करो, उन्हें डेली बेसिस पे रिवाइज करना शुरू करो. जैसे 11th क्लास के अंदर हम देखें तो है सेल यूनिट है, देन ह्यूमन फिजियो है, एनिमल किंगडम है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट किंगडम एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. 11th क्लास की बायो के अंदर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो तुम्हें आने ही चाहिए, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी. आगे बढ़े 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जो लास्ट टाइम पे जो होता है कि मतलब कि बॉडी के अंदर जो फीटस है उसका कौन सा ऑर्गन कौन से मंथ में ग्रो कर रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उससे हर बार क्वेश्चन आता है. उसके बाद में जेनेटिक्स, बायोटेक, तुम्हें पता है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है. देन इकोलॉजी, एवोल्यूशन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत छोटा चैप्टर है, इजीली स्कोरिंग है, हर बार मैचअप्स के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं. नाउ अब मेजर कंसर्न आता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, सब बोलते हैं कि बायो के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी इज मस्ट, बट हाउ टू रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए सो दैट हम उसमें से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए. लुक, आई स्कोर्ड 29 आउट ऑफ 30 इन माई बायोलॉजी पेपर इन एम्स नर्सिंग 2024. मैं एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से पढ़ती थी कि जब भी मैं कोई लाइन पढ़ रही हूँ, आई ऑलवेज यूज टू अज्यूम कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, या फिर मैं अपने आप ही अगर मैं कोई लाइन पढ़ रही हूँ तो मैं अपने आप से फिर उस चीज़ को क्वेश्चन करके पूछती थी, करती थी कि अच्छा, अब इस पैराग्राफ में से पोटेंशियल क्वेश्चंस, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि उठ के आ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में ऑलवेज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड एक्सेप्शंस. हमेशा हमेशा बायो के अंदर, जैसे कि मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर हो गया तुम्हारा, इकोलॉजी वाला चैप्टर हो गया, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है और बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा भी है, तो तुम्हें उन सब चीज़ों को हाईलाइट करना है. ऐसा नहीं है कि पूरी बुक ही हाईलाइट कर दो, उन चीज़ों को हाईलाइट करो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम रिटेन नहीं कर पाते, सो दैट लास्ट मोमेंट पे पूरी बुक हाईलाइटेड रहेगी तो कन्फ्यूजन होगा और ऐसे लगेगा कि इतना सब वापस पढ़ना है. इंस्टेड अगर कुछ ही चीज़ें हाईलाइटेड रहेंगी तो तुम्हारे दिमाग में भी क्लियर रहेगा कि अच्छा, यही वो चीज़ है जो मुझे नहीं आती थी और मुझे इसी चीज़ का रिविजन करना है. ठीक है, उसके बाद में बहुत से क्वेश्चंस पेपर के अंदर ऐसे आते हैं जिन्हें देख के लगता है अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमने पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, कहाँ पे आया था, ये तो दिखा ही नहीं. लेकिन वही क्वेश्चन जो तुम्हें वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस लग रहा होता है वो समरी का होता है. तो नेवर एवर फॉरगेट कि बायो के अंदर हमें समरी भी पढ़नी है एंड साथ में जो इंट्रोडक्शन वाला है,
इंट्रोडक्शन वाली चीज़ है जहाँ पे क्या दे रखे हैं, साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन दे रखा है, जैसे कि जीएन रामचंद्रन, उन्होंने क्या किया था, प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया था। तो वो जो इंट्रोडक्शन वाली यूनिट से पहले जो एक इंट्रोडक्शन वाली चीज़ दे रखी होती है ग्रीन पेज में, तो मैं उससे अच्छे से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद में नेवर एवर फॉरगेट एनसीईआरटी की डायग्राम्स, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम्स अगर तुम भूल गए तो यू विल डेफिनेटली लूज 1 और 2 मार्क्स, क्योंकि 1 या 2 डायग्राम हमेशा पेपर में होते हैं। बस डायग्राम बना के दे देगा, लेबलिंग पूछ लेगा कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन में दे देगा, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि डायग्राम बना दिया, उसको लेबल कर दिया एक पर्टिकुलर पार्ट को, एंड देन उसका फंक्शन पूछ सकता है। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ एनसीईआरटी के सारे डायग्राम, उनकी लेबलिंग, और लेबलिंग के साथ में जो चीज़ लेबल कर रखी है उसका फंक्शन क्या है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए उस चीज़ के एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे मान लो कि पेपर के अंदर डायग्राम बन के आ गया एडवेंटिशियस रूट का, अब वो तुमसे पूछ लेगा कि व्हाट टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन दिस इज, एंड देन बाद में उसका एग्जाम्पल्स क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से डायग्राम्स को भी डीपली पढ़ना है हमने, ठीक है। Okay, so before cracking any exam, it is very important to practice for that exam. एक बहुत famous quote है, if you sweat in practice, you will bleed less in the war. ठीक है, so उसी के लिए हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि मैंने भी की थी, बहुत लोग करते होंगे। मल्टीपल रिसोर्सेज, सबसे पहली बात, सिर्फ बायो के लिए अपनी एनसीईआरटी से पढ़ो और कहीं से मत पढ़ो कि किसी और कोचिंग के नोट्स उठा लिए, किसी और के शॉर्ट नोट्स उठा लिए, बिल्कुल मत करो। एनसीईआरटी इज बेस्ट। हाँ, कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है वो किसी से समझ लो, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अपना रिविजन का सोर्स सिर्फ एक रखो। सेकंड इज डीमोटिवेशन बाय 1 मॉक टेस्ट। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं और एक मॉक टेस्ट अच्छा नहीं जाता तो बहुत डिमोटिवेशन लगता है, ऐसा लगता है कि यार 1 महीना बचा है और अभी भी इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो लेजिट तुम्हारे मॉक टेस्ट कभी तुम्हारा फाइनल जो रिजल्ट है वो डिसाइड नहीं करेंगे। ऑलवेज एंड ऑलवेज जो तुम्हारा उस दिन फाइनल पेपर होगा वही डिसाइड करता है कि तुम आर हो या पार हो, ठीक है। मॉक टेस्ट इज जस्ट वे कि हाँ ठीक है, हम अगर प्रैक्टिस की है तो हम मॉक टेस्ट से गुजर जाते हैं, सो दैट हमें पता चलेगा कि हमारी प्रैक्टिस कितने एफिशिएंट थी, ठीक है। सेकंड इज थर्ड इज इग्नोरिंग समरी। एनसीईआरटी की समरी बिल्कुल इग्नोर मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, समरी में से भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड बहुत से क्वेश्चन समरी से ऐसे आते हैं जो कि आगे के एनसीईआरटी के मेन चैप्टर में नहीं लिखे होते, एंड वो पॉइंट समरी में होते हैं, ठीक है। फोर्थ इज स्किपिंग पीवाईक्यूज। डोंट एवर स्किप पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज अगर स्किप कर दिए तो तुम नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके के कंसेप्ट्स एम्स हमसे पूछ रहा है। पीवाईक्यूज करोगे तो उसका एक और ये फायदा होगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, सेकंड तुम्हारे कंसेप्ट्स रिवाइज होंगे, और थर्ड चीज़ तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा एक्चुअल लेवल क्या है। अगर तुमने लास्ट ईयर सेम पेपर दिया होता तो तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा होता या फिर नहीं हो रहा होता, ठीक है। लास्ट में जो एक बिगेस्ट मिस्टेक बहुत से बच्चे करते हैं कि मॉक्स का एनालिसिस ना करना। तुमने मॉक टेस्ट दे दिया, तुम्हारे 30 आउट ऑफ 30 आ गए, गुड ग्रेट। तुमने मॉक टेस्ट दिया, तुम्हारे 30 आउट ऑफ 29 आए, तुमने ये सोचा कि ठीक है चलो एक ही तो गलत हुआ है, क्या जाता है। मान लो पेपर वाले दिन वो सेम क्वेश्चन आ गया जो तुम्हारा गलत हुआ था, अब तुमने उस मोमेंट पे वो एनालाइज ही नहीं किया था, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा उसका सही आंसर क्या है। इसी तरीके से अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो पेपर को पलट के देखो कहाँ गलती की थी, क्यों गलती हुई थी, सिली मिस्टेक थी इसलिए नहीं आया था, या फिर कंसेप्ट ही नहीं आता था, या फिर चैप्टर याद ही नहीं था। इस तरीके से अपने पेपर को एनालाइज करो और फिर और ज़्यादा तैयारी करो। एंड या इन लास्ट, आई बिलीव इन यू ऑल पीपल। मुझे पता है बहुत मेहनत लगती है, 1 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा हसल होता है कि यार क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सब कुछ पढ़ ले, अभी तो बहुत कुछ छूट रहा है। लेकिन अपने दिमाग को शांत करो और एक अच्छे से डायरेक्शन में लो, चीज़ों को लिखो, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, क्या सुधारना है, वो सब चीज़ें लिखो। एंड या सिलेक्शन पक्का है तुम्हारा इस बार। सो या ऑलवेज जस्ट कीप हसलिंग एंड कीप स्माइलिंग। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। बाय।